डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 12। इससे पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर 11 तक बोहर मॉडल के अंदर बोहर मॉडल स्टार्ट कर चुके थे। बोहर मॉडल के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था बोहर्स पोस्टुलेट्स। बोहर का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट स्टेबल मॉडल ऑफ एटम है, वो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल्स को यूज किया गया था। फिर हमने देखा बोहर ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना, और फिर हमने देखा बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना। सी पॉइंट। अब डी पॉइंट अपन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेबल बोहर ऑर्बिट। हिंदी मीडियम में लिख लें, किसी स्थायी बोहर कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा ज्ञात करना। देखिए, मान लीजिए कोई बोहर एटम जो है, बोहर एटम के अंदर कोई, यहां पर बनाता हूं मैं, कोई NH, ये कोई भी, ये कोई फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, ये एनी NH ऑर्बिट है ना, एनी NH ऑर्बिट है। इसमें यहाँ कोई फर्स्ट ऑर्बिट होगा, यहाँ सेकंड ऑर्बिट होगा, यहाँ कोई बीच में, इस तरह खूब सारे ऑर्बिट है। इससे आप बाहर भी खूब सारे हैं, इसके अंदर भी खूब सारे। ये कोई एनी NH ऑर्बिट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, और ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्ली के अट्रैक्शन फील्ड में है। और ध्यान रखना बच्चों, फिजिक्स की एक बात, कि जब भी कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन की पोजीशन में हो, अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए ये मार्कर जो है वो इस डस्टर के साथ अट्रैक्शन वाली स्थिति में है, तो इस मार्कर की वजह से इस डस्टर पर, और इस डस्टर की वजह से इस मार्कर में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन की स्थिति में, अगर ये दोनों में अट्रैक्शन है तो भी इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर इन दोनों में रिपल्सन है तो भी इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, और अगर रिपल्सन है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो दो बातें आपको मैंने फिजिक्स की याद करवाई। इफ एनी पार्टिकल इज इन अट्रैक्शन और रिपल्सन विद एनी अदर, इन अट्रैक्शन और रिपल्सन स्टेट, है ना, विद एनी अदर पार्टिकल, then that particle will have potential energy। यदि कोई कण किसी दूसरे कण के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण की स्थिति में हो, अट्रैक्शन या रिपल्सन वाली स्टेज में हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी बात मैंने आपको याद करवाई कि अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव होती है। करिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो इस बोहर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इस न्यूक्ली के साथ अट्रैक्शन में है, सो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, एंड ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो अपन बोल सकते हैं, हेंस फॉर दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी बोहर ऑर्बिट, ठीक है ना, for this electron revolving in any Bohr orbit, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy। क्यों भाई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, कोई भी m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से घूम रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। याद रखना, फिजिक्स में ये भी फॉर्मूला भी हम न्यूटन लॉ से लाए हैं, न्यूटन फिजिक्स से लाए हैं, फिजिक्स से उधार मांग के लाए हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। अच्छा, क्या ध्यान रखना, यहां पर जो अट्रैक्शन है वो कौन सा अट्रैक्शन है? यहां जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको आप फॉर्मूला नंबर 1 बोल दो, इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोल दो। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसा अट्रैक्शन होता है, अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो कूलम ने
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर दो पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो तो वहां पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दे रखा था अकॉर्डिंग टू कूलम, साइंटिस्ट कूलम, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक science, in electrostatic force of attraction repulsion, potential energy on any particle is equal to k q1 q2 upon r. q1 एक चार्ज पार्टिकल, जो दो चार्ज पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं ना, उसमें से q1 एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, q2 दूसरे चार्ज पार्टिकल का चार्ज है और r दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो k ही रखेंगे हम। q1 क्या हो जाएगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज विद मैग्नीट्यूड रखना है, इस बार ध्यान रखना, जो माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है। Q2 प्लस Ze न्यूक्ली का चार्ज, न्यूक्ली मान लीजिए Z प्रोटॉन है, न्यूक्ली का एटॉमिक नंबर, एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्ली में Z प्रोटॉन्स होंगे, है ना। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन, 5 है तो 5 प्रोटॉन, 20 है तो 20 प्रोटॉन, Z है तो Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई तो Z प्रोटॉन का चार्ज, 5 प्रोटॉन का चार्ज 5e, 10 प्रोटॉन का चार्ज 10e तो Z प्रोटॉन का चार्ज Ze अपॉन रेडियस, इस ऑर्बिट की रेडियस, न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, r है, इस एटम की रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन r एन को केवल r ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई फॉर्मूला नंबर 3। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये बात आ गया, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया। अगर ये दोनों बातें मैं यहां पुट कर दूं बाय फॉर्मूला 1, 2 एंड 3, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों भाई, ये आ गया, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर तो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 4। अब ये तो एनर्जी है एम और वी की लैंग्वेज में, और ये एनर्जी है जेड ई के और आर की लैंग्वेज में। तो या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो इस लैंग्वेज में, और या इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। आप लोग सर हमारे हाथ में क्या, हम कैसे कन्वर्ट कर दें, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बोहर ने जो बातें बताई थी उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एज पर बोहर इन एनी स्टेबल ऑर्बिट mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बोर का बात हमने पढ़ा था, पोस्टुलेट नहीं है ये बात क्योंकि ये प्रूव्ड बात है। तो r से r कैंसिल आउट, तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों भाई, ठीक है। तो हाफ एंस हाफ mv स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों भाई, जब एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर तो 2 एम वी स्क्वायर 2 के जेडी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। 1/3 एम वी स्क्वायर 1/3 के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, जिसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ 2 की किए तो यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ हाफ की तो यहाँ भी हाफ की कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ 1/3 की तो यहाँ भी 1/3 कर दो। क्यों भाई, ये बात अगर यहाँ पुट कर दें फॉर्मूला 5 से, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, यहां पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, जेड के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, तो आ गया कॉमन दोनों में, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना हो गया, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 6। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि किसी भी एटम के अंदर जब किसी ऑर्बिट में, बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। बिल्कुल आनी भी चाहिए,
क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी उससे ज्यादा है वैल्यू में। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन ये जितना हाफ है तो ये पूरा है, कंप्लीट है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके डबल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ जाती है। कहिए दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी से। ये हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आ रहा है, ये पूरा के माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आ रहा है, पूरा पूरा अगर ये प्लस एक्स बाई टू है तो ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई बाई टू है तो ये माइनस वाई है। तो ये ज्यादा है वैल्यू में नेगेटिव वाला, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अभी भी आप बोलोगे सर के तो कांस्टेंट है सर, कूलम पे डिपेंड कर, कूलम कांस्टेंट है, जेड एटम पे डिपेंड करेगा, ई कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट नहीं सर। तो हम आर का फॉर्मूला पुट कर देते हैं एज पर बोहर मॉडल। एक तो आप इसको याद कर लेना अच्छी तरह से, आर रेडियस का फॉर्मूला याद करो, निकाला था आपने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? आर का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आर का फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव किया था पोस्टुलेट के बाद में, तो वो आर का फॉर्मूला मैं यहां से लेकर आ गया, यहां से इस बात इसमें पुट कर दी बाई फॉर्मूला 6 and 7। तो ध्यान दीजिएगा, बाई फॉर्मूला 6 and 7, सिर्फ फॉर्मूला 7 से आर की वैल्यू फॉर्मूला 6 में पुट कर दें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2, ध्यान दीजिएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्या लिख दूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये ऊपर चला जाऊं 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। 2 से ये 4 2 टाइम्स चला गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये माइनस मत भूल जाना, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में होगी इलेक्ट्रॉन की जब तक वो एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में रहेगा। एटम से बाहर निकल गया, एटम के अट्रैक्शन से फ्री हो गया तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब तक एटम के अंदर रहेगा तब तक नेगेटिव रहेगी। -2 पाई स्क्वायर एम के इंटू के स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 8। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लो और ये याद कर लो, और अगर ये फॉर्मूला पूछे एग्जाम में बाई चांस तो आप ये टोटल एनर्जी, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला, -12 के जेड स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला याद है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, याद है आपको? ये बात यहां पुट करके ये फॉर्मूला निकाल दी। ये आता है टोटल एनर्जी का कांस्टेंट्स के रूप में। देखिए 2 पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कूलम्स कांस्टेंट, जेड एटम का एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन ऑर्बिट का नंबर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सब की वैल्यू अगर आप एमकेएस में रखोगे तो के की क्या क्या वैल्यू रखोगे जानते ही आप, है ना? ये सारी की सारी चीजें ध्यान देना। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपके पास में, अगर आप इसको सीजीएस में रखोगे तो ये सीजीएस में आ जाएगा, अगर आप इसको एमकेएस में रखोगे तो ये एमकेएस में आ जाएगा। इन फॉर्मूला 8 इफ वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स इन सीजीएस पुट करें, क्या क्या पुट करेंगे बोलो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, है ना? के क्या पुट करोगे बोलो? 1 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, याद है ना? जेड तो जेड डिपेंड करेगा, ई क्या पुट करोगे? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और ई पुट करोगे, एच क्या पुट करोगे? 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, ये सारे पुट करोगे। अच्छा है कि प्लैंक कांस्टेंट का याद रखना हमेशा, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी यूनिट आप आराम से याद कर सकते हो। एच की यूनिट क्या जाएगी? E अपॉन न्यू, E का यूनिट क्या होता है? जूल, और न्यू का क्या होता है? 1 अपॉन सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड।
अगर आप सीजीएस में निकालोगे तो ई कितना हो जाएगा अर्ग में, और ये 1/2 तो ये क्या आ जाएगा अर्ग इंटू सेकेंड। ये सीजीएस में आ गया। तो इसकी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, इसकी यूनिट सीधी आप निकाल सकते हो खुद। तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग पर एटम। अर्ग पर एटम, एक एटम के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो इसको आप बोल दो फॉर्मूला नंबर 9। क्लियर? अगर आप फॉर्मूला 8 में इन 8 इफ वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट्स इन MKS और SI रख दो, क्या रखोगे? M इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद E रख दोगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, H रख दोगे आप 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो सारे के सारे वो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -2π² MK² Z² E4 अपॉन N² H², ये फॉर्मूला था फॉर्मूला 8, इसको बोला था अपन ने, है ना? ये फॉर्मूला 8 है। इसके अंदर ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू, ये सब ये सब MKS में रखो तो ये भी MKS में आ जाएगा टोटल एनर्जी, और वो आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। इसको बोल दो, ये फॉर्मूला नंबर 9 हो गया, और ये फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला 10। अच्छा, इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ये, इस तरह से सीधा इस फॉर्मूले को जो है इसके अंदर सारी वैल्यूज MKS में पुट करके अलग से कैलकुलेट करके देख लेना, घर पे चेक करना तो याद करना, वरना सीधा डायरेक्ट निकाल लो ना। डायरेक्ट निकाल लो। ये टोटल एनर्जी आ गई अर्ग पर एटम में। अपन जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो यहां रख दें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग की जगह रख दूं 10⁻⁻7 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। 2.18 इंटू 10⁻⁻11 और -7 कितना हो जाएगा? तो ये टोटल एनर्जी का 10th फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर ऑर्बिट, है ना? क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आपने इसी फॉर्मूले को लिखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -12 Z² अपॉन R, या -Z² अपॉन 2R, या इस हाफ को पहले अलग से लिख दो, ठीक है? फिर आपने R की वैल्यू पुट की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2π² MK² Z² E4 अपॉन N² H², ठीक है? फिर आपने इसमें सब में सारी वैल्यू पुट की CGS में, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻11 Z² और N² अपनी जगह पड़े रह जाएंगे, Z² अपॉन N² अर्ग पर एटम। फिर आपने टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। इसको आपने बोला था फॉर्मूला नंबर 8, इसको बोला आपने 9,
इसको बोला आपने 10। ठीक है, याद एक तो आपको ये करना है, एक आपको ये करना है, एक आपको ये करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे फेमस यूनिट जिसके अंदर अपन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी जूल में बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻18, तो इसलिए इनके लिए अर्ग में बहुत कम होती है। तो जूल और अर्ग से भी एक छोटा यूनिट हमने बनाया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। तो यहां से आ जाइए, हेंस 1 जूल इज इक्वल टू, इसको उठा के यहां फेंको, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जूल क्या हो जाएगा? x इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल किसके बराबर जाएंगे? हेंस मतलब जूल में जितनी एनर्जी है उसमें आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो कितना जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल की जगह किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि सबसे फेमस यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का एटम्स के अंदर। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻19 +19 और -18 10⁻1 10⁻1 और 2.18 21.8 21.8 में 1.6 का डिवाइड करोगे तो ये आपके आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेरी वेरी फेमस यूनिट ऑफ टोटल एनर्जी, जिसमें आपको याद रखना है। तो इस तरह से एक ये याद रखोगे, एक ये और एक अब ये याद रख लोगे। ये होता है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नंबर 11। आज अपन यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के फॉर्मूलाज आगे अपन कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी भी और भी 9, 10, 11 3 यूनिट्स तो बताई दी, एक तो अर्ग पर एटम में, एक जूल पर एटम में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब आपको बताऊंगा किलो कैलोरी पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। 1 एटम की जगह पर मोल एटम हो तो क्या होगा, वो 2 यूनिट्स और बताऊंगा। फिर उसके बाद में एनर्जी के न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, एनर्जी पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपन करेंगे। सबसे फेमस यूनिट 5 यूनिट बताऊंगा, 3 बता चुका हूं, 2 और बताऊंगा। उसमें सबसे फेमस यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इससे आगे की बात कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।